हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे की पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो गई है। उसमें सारे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो भी उस डॉक्यूमेंट में है। कैसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे वो उसमें बताया गया है बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द इन द मोस्ट पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज, और साथ ही में उसमें मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके 4 पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट अपलोड हो गया है, बाकी 3 पार्ट्स आएंगे इस सीरीज के। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट के संडे तक ये वीडियोस अपलोड हो जाएं। अगर 1-2 दिन आगे चले जाएं तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, बट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट के संडे तक की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। Okay, or if you find that video helpful, you can please let me know that by commenting below that video. Okay, तो ये पहला वीडियो का आज आर्टिकल जो है, इंडिया अकाउंट फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स सेज मांडविया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग दूंगी, उसके बाद लेप्रोसी के बारे में आपको कुछ बहुत डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चाहिए हम वो देखेंगे। With a renewed focus on tackling leprosy, the Union Health Ministry has devised a strategic roadmap for achieving zero cases of the infection by 2030. तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया है कि हमने 2030 तक के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे जीरो केसेस कैसे अटेन किए जाएं लेप्रोसी के इन्फेक्शन के। तो देखिए अब आपको ये बात पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा कि लेप्रोसी को हम हांसेंस डिसीज भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था इस इन्फेक्शन को 1873 में। और आप ये जानते हैं कि लेप्रोसी एक ऐसी डिसीज है जो टाइम इमेमोरियल आप कह सकते हैं, इट्स बिन affecting the humanities ever since the ages of time. One of the oldest diseases इसे कहा जाता है। ओके और देखिए जो सबसे पहला जो प्रीलिम्स में आपका स्टेटमेंट आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लेप्रोसी आर करेक्ट, तो उसमें पहली स्टेटमेंट अगर ये लिखी है कि इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रॉन्ग कंप्लीटली। और यही आपका कंसेप्ट चेक करने की कोशिश की गई है। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के वाली जो नर्व्स नहीं है उसको छोड़ के जो आसपास वाली उसके बाहर वाली लैटरल सेक्शन का पेरिफेरल बाहरी जो नर्व्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करता है। स्किन में लेशंस हो जाते हैं, इसका प्राइमरी एक्सटर्नल साइन है, ये बात आप जानते हैं। डिसीज कैन बी प्रोग्रेसिव अगर वो उसको आप बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं करते, और यही बेसिकली यहाँ इस आर्टिकल में लिखा भी है। कोविड-19 के समय पे केसेस डिटेक्ट नहीं हो पाए शुरुआती समय में, इसीलिए बहुत जल्दी वो प्रोग्रेस कर गई डिसीज, क्योंकि ये डिसीज प्रोग्रेसिव होती है इफ यू डोंट ट्रीट इट एट द राइट टाइम। ओके और इस जब वो प्रोग्रेस कर जाए डिसीज, ट्रीट ना करें आप समय पे, तो ऑफ कोर्स परमानेंट डैमेज हो जाता है स्किन को, नर्व्स को, लिम्ब्स को, आईज को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ये आ सकती है दैट द डिसीज कैन बी प्रोग्रेसिव। ओके तीसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है दैट लेप्रोसी कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज और सेक्स। तो आप इसको गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा एनी शब्द तो एक्सट्रीम है और ये गलत होता है बिकॉज एवरीबडी हैज टोल्ड अस दैट, और यही यूपीएससी में अप्लाई होता है। पर नहीं, अब अप्लाई नहीं हो रहा। पिछले 2-3 सालों से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो एक्सट्रीम ही है, ऑप्शन ही एक्सट्रीम दे देते हैं, तो एक्सट्रीम में से एक्सट्रीम क्या चूज करोगे? ठीक है, तो इसीलिए ये इस जगह पे आपको कहीं चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी कॉमन सेंस यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है बचपन से आज तक के लेप्रोसी बच्चों में भी हो सकता है। और चौथी स्टेटमेंट अगर ये लिखी है कि लेप्रोसी इज हेरिडिटरी, रॉन्ग कंप्लीटली। लेप्रोसी इज नॉट हेरिडिटरी, ऑल्दो ये कम्युनिकेट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, स्पेशली आप जानते हैं रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, कफिंग, स्नीजिंग। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक स्टेटमेंट, ऑल्दो मैंने जितनी पॉसिबल स्टेटमेंट्स थी वो हमने यहाँ पे देख ली, एक और यहाँ पे कुछ यहाँ सेकंड पैराग्राफ में लिखा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके तो कौन सा बैक्टीरिया? तो बेसिकली
दो हम इसके स्ट्रेन्स पढ़ते हैं, एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक है, दीज आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ लेप्रोसी। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिम्टम्स हमने देख लिए। देखिए क्या है ना कि जब ये लेप्रोसी पहली बार स्किन को अफेक्ट करता है और फिर स्किन को अफेक्ट करने के बाद धीरे धीरे इट मूव्स ऑन टू द नर्व्स, जो पेरिफेरल नर्व्स है वहां जाता है। 3 से 5 साल लग जाते हैं। 3 से 5 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब फॉर द सिम्टम्स टू एक्चुअली अपेयर, मतलब इन्फेक्शन होने से और इन्फेक्शन होने के बीच में और सिम्टम्स अपेयर करने के बीच में जो टाइम होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये सब कुछ आप पैंडेमिक जब आया ये शब्द आप बहुत सुना करते थे, तो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 से 5 साल यूजुअली लग जाते हैं व्हेन यू फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया, व्हेन यू स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ इट। ओके, तो ये बात आपको, और अगेन एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, अगर एक स्टेटमेंट ये लिखी है कि लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, तो आप कहेंगे यार फैलता है ये हमें पता है, वेरी स्लोली तो नहीं, वेरी फास्ट होता होगा, वेरी क्विकली होता होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जी नहीं, लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, तभी तो 3 से 5 साल लग रहे हैं सिम्टम्स अपेयर होने में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, द डिसीज ऑफ कोर्स इसके जो सिम्टम्स हैं, स्किन पे लेजन्स और पेन होता है, सीवियर मसल वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस भी हो जाता है कई केसेस में। कई केसेस में जैसे एल्बोज पे, नीज पे जो नर्व्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, और सबसे प्रोमिनेंट जो सबसे बुरी बात है, ब्लाइंडनेस, आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात आप जानते हैं। और एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जब जनवरी का महीना था और हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये तो एटलीस्ट आपको बेसिक है जो पता होना चाहिए। यू नेवर नो, आपके GS4 में इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है लेप्रोसी से रिलेटेड। तो लेप्रोसी के लिए बहुत बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी, क्योंकि जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है वो 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अपने अगर हम भारत की बात करें तो, और वो डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी, वो नोन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिसीज। लॉट ऑफ पीपल, सावित्री बाई फूले, उन्होंने लड़ाई लड़ी है लेप्रोसी के खिलाफ। बहुत सारी इस तरह से बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स का आप नाम लिख सकते हैं, बिकॉज जैसे कि हमने देखा इट्स सॉर्ट ऑफ एन एंशिएंट डिसीज कह लीजिए आप इसको, बहुत ओल्ड डिसीज है, बहुत समय से प्रताड़ित लोग हैं इससे। ठीक है, तो हम तो देखिए 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ जनवरी, दैट्स ट्रू। ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूरे संसार की अब बात करें ना, हर साल लास्ट संडे जो होता है जनवरी का, उस दिन मनाया जाता है। तो ये चीज सारी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप ये भी ऑफ कोर्स जानते होंगे कि एक रियल टाइम लेप्रोसी रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में है, निकुस्ट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो अगर कोई आंसर आ जाए आपको लिखने के लिए तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या लिखा है। ओके, डिस्पाइट इंडिया बीइंग डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एलिमिनेटेड। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, हमने हेडलाइन क्या पढ़ी कि इंडिया में वर्ल्ड में जितने न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स आ रहे हैं उसके 52%, मोर देन हाफ भारत में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कि इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था लेप्रोसी एलिमिनेटेड इन 2005। तो ये हमें कुछ समझ नहीं आया। तो वो इसलिए कर दिया गया था कि WHO का एक बेंचमार्क है कि आपको कब बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है कंट्री को लेप्रोसी एलिमिनेटेड, जब वो लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन लेके आते हैं। तो एक केस भी नहीं है पर 10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो इंडिया के केस में अचीव हो गए, लेकिन ऑफ कोर्स नए केसेस तो आ रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। Said in a written message of the National Strategic Plan and Roadmap for Leprosy 2023-2027, ये strategic जो roadmap आया है वो 2023 से 2027 तक आया। ऑलरेडी आप जानते हैं जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत ऑलरेडी हमारा ये प्लान है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो 2030 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करने की, 0 केस मतलब अटेन करने की बात कहता है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमने एक, आप कह सकते हैं मीडियम टर्म ये बनाया है स्ट्रेटेजिक रोड मैप। ओके, ये चीज़ हमने देख ली।
हेल्थ ऑफिशियल्स हैव नोटेड दैट अर्लियर गेन्स मेड इन, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो हमने पैंडेमिक के आने से पहले जितना सक्सेस अचीव की थी लेप्रोसी प्रोग्राम के तहत, वो कहीं ना कहीं हमने खो दी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और डिटेक्शन नहीं हो पा रही थी। और अर्ली डिटेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, वो करना बहुत ज़रूरी है इस इन्फेक्शन के केस में, और वो नहीं हो पाया। ओके, बिकॉज दैट ओनली कैन सेव द पीपल फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। अब देखिए, डिसेबिलिटी और इसका क्या लिंक है लेप्रोसी का, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए, क्योंकि WHO की डिसेबिलिटी ग्रेडिंग है। यूजुअली ये यानी कि विजिबिलिटी से रिलेटेड है, कि आपकी आई प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 0 होता है जिसमें लेप्रोसी की वजह से कोई आई प्रॉब्लम नहीं है, नो एविडेंस व्हाटसोएवर ऑफ विजुअल लॉस। ग्रेड 1 होता है कि आई प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत हमें दिखनी शुरू हो गई, बट नॉट सीवियर वंस। ओके, सो आप काउंट कर सकते हो, फिंगर्स काउंट कर सकते हो 6 मीटर्स पे, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें। लेकिन जो ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 2 में विजिबल डिफॉर्मिटी या डैमेज हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, विद द कोविड पैंडेमिक इन 2022 केस डिटेक्शन ड्रॉप्ड बाय 43% इन 2020 to 2021 and by 34% in 2021-2022 in comparison to pre-COVID-19 year. ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। अब ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज, द मिनिस्ट्री नोटेड दैट डिक्लाइन इन डिटेक्शन हैज लेड टू इंक्रीज इन पेशेंट्स। वही चीज, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई, तो इसलिए जो ग्रेड 2 डिसेबिलिटी वाले पेशेंट्स थे वो बढ़ गए, डिसीज प्रोग्रेस कर गई, उन पे ध्यान हट गया। ऐसी बहुत सारी आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा ध्यान शायद इतना ज़्यादा एक कम्युनिकेबल डिसीज़ पे चला गया कि हमने किडनी पेशेंट्स, हमने जो उस समय पे बहुत सारी हमारी लाइफ स्टॉक था, उनको हम ढंग से फीड नहीं कर पाए, हमने नहीं सोचा। और वही लाइफ स्टॉक जो उस समय बच्चे थे, जो वो आज फुल फ्लेज काउज बन चुकी हैं, लेकिन उनमें उनका यील्ड नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो गई इंडिया की, जिस वजह से हमें मिल्क इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो पैंडेमिक की वजह से हुई हैं। Okay, COVID-19 in India had severe impact, okay, and resulted in hidden cases and a probable increase in grade 2 disabilities, which may delay attainment of the goal of zero leprosy, it had stated. In 2021-2022, a total of, अब ये देखिए 2021 से 22 के बीच में 75,000 करीब न्यू केसेस आए हैं भारत में से। अब इसमें से यहाँ पे लिखा है टोटल ऑफ 1800 sort of grade 2 disabilities detected amongst द न्यू लेप्रोसी केसेस। तो इसमें से 1800 के करीब 75,000 में से ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, लेप्रोसी एट अब देखिए, साथ ही में ऐसा है कि भारत में तो हमने जैसे देखा है कि एलिमिनेटेड सोर्ट ऑफ, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो वो हो गया है 2005 का, ठीक है। अब अगर हम बिल्कुल थ्योरेटिकली जाएं तो, लेकिन सब नेशनल लेवल पे अभी भी इट इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा। व्हाई? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which have got to achieve the elimination of leprosy as a public health program. For example, Arunachal Pradesh, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। Total 82 districts हैं which are yet to achieve leprosy elimination target and contributes to more than 90% in the country, 90% of the cases in the country. तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसके बाद खैर हम यही डिस्कस कर लेते हैं, दोनों साइंटिफिक। नाउ नो एज बार टू रजिस्टर फॉर कैडावर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3-4 नई चीजें आई हैं अब, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जिसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन आइदर इन GS4 और इन GS3 ऑन ऑर्गन डोनेशन, बिकॉज द गवर्नमेंट, the doctors, civil society, everybody is laying a lot of emphasis on organ donation। और हमारा ये एम है, मतलब उस समय जब हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल था। मैंने आपको कहा भी था that you should have taken a screenshot of it, because in that we discussed how geographical distribution है organ donation की भारत में।
गोवा में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें पता चलता है। फिर हमें ये पता चलता है कि लाइव डोनर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो डेड है वो नहीं दे रहे। और जबकि हमें डिसीज्ड लोग हैं उन्हीं से तो बढ़ाना है। डिसीज इंसान का कितने सारे आप 3 से 4 लोगों को जिंदगियां दे सकते हैं, नहीं? तो ये चीज़ है ना। तो वो हमें करना है। अब जैसे मैंने उस समय आपको एक स्पेन का एग्जाम्पल दिया था। स्पेन में क्या है, व्हाट दे गाइस डू इज कि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है बाय डिफॉल्ट उस फॉर्म में ना, कि ये माना ही जाता है स्पेन में कि आप ऑर्गन डोनेट करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब इन इंडिया और बाकी कंट्रीज में क्या है, बहुत सारी, कि मतलब बाय डिफॉल्ट क्रॉस है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो खुद को रजिस्टर कर लीजिए और टिक मार्क मार दीजिए, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो वो डिफरेंस है। और बहुत सारी अवेयरनेस जनरेशन हम देखेंगे कि सरकार अवेयरनेस जनरेशन के लिए क्या कर रही हो। ये 3-4 स्टेप्स उस पर्टिकुलर आर्टिकल के कॉन्सोनेंट्स में, अगर आप ये पॉइंट्स यहाँ से जो आपको मिल जाएंगे, इफ यू वुड राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन इट, ओके? लेकिन उससे पहले जो प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ मेजर ट्वीक टू द ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे said the clause that people aged beyond 65 could not receive cadaver organ transplants had been removed. तो इसका मतलब देखिए 3 चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। अब आप कहेंगे 65 से, मतलब अगर मैं आपको बताऊं इसकी लिटरल ट्रांसलेशन बताऊं तो जो 65 से ज़्यादा की उम्र वाले लोग हैं, अब वो भी जो डेड लोग हैं, डेड कॉप्स हैं जो, उनसे ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे। अगर एक स्टेटमेंट ये लिखी है कि पीपल बियॉन्ड 65 ऑफ द एज के नॉट रिसीव ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो वो आप समझेंगे कि उसमें हम क्या मांग करें, हमने तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस इज हाउ दिस इज एग्जैक्टली वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, ओके? तो यहाँ पे अब इसका रैशनल क्या है, क्यों अब 65 से ऊपर वाले लोग भी दे कैन रिसीव ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट? इसीलिए क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की बढ़ गई है। अब 65 जो उम्र है वो बहुत बड़ी नहीं है, उससे ज़्यादा लोग जीते हैं और बिल्कुल खुशहाल जीते हैं, ठीक है? वो यंग ही है 65। तो ये रैशनल है, एक्चुअली रैशनल है, आई थिंक इट्स वेरी गुड, ओके? पर ऑल्दो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन जो है उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। अगर से एक ही ऑर्गन है और दो, एक 65 से ज़्यादा की उम्र वाले, एक 35 के, तो 35 वाले को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। बट कि बिल्कुल ही हमने हटा दिया, अरे आप क्या करोगे, जिंदगी जी तो ली, उम्र तो जी ली सर आपने, क्या करोगे आप, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये चीज़ यहाँ पे। दूसरा क्या है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, आप किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वहीं जाके करेंगे, आपका रेजिडेंट जो स्टेट है ना? तो ये चीज़, तो दूसरा स्टेटमेंट ये है जो हम यहाँ सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो की है कि अब कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, ओके? कि स्टेट गवर्नमेंट शुड स्टॉप टेकिंग फीस टू रजिस्टर अ पेशेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। दिस इज द थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये 3 चीज़ें, मतलब ये फैक्ट्स हैं। तो बेसिकली इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर यही 3 स्टेटमेंट्स आ गई और कोई कॉन्सेप्ट ना आया ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको जो हुआ है बेसिकली recently वो पता होना चाहिए। The government has decided to do away with the ceiling now, people beyond. All right. The government has decided to do away with the clause in the National Organ and Tissue Transplant Organization, नोटो। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखे बिना आपका आंसर नहीं कंप्लीट हो सकता कभी भी, ओके? क्योंकि देखिए आप तो वही, जैसे मैंने बताया कि आप 65 से ऊपर उम्र वाले लोगों को कैसे मना कर सकते हो कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपको नहीं दे सकते सर, आप अपने अपनी जिंदगी जी ली, है ना? तो दिस इज अगेंस्ट राइट टू लाइफ, ओके? ये लिख क्या है आर्टिकल 21, नाउ एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब यूपीएससी यही करेगा, एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज कैन रजिस्टर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और आप समझेंगे एनी, ओ माई गॉड, रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके? यू अंडरस्टैंड थिंग्स नाउ कि अगर बाय चांस, क्योंकि हर साल यूपीएससी कुछ ऐसा ही करता है, बाय चांस अगर आप देखिए कि आपका पूरा पेपर में है ही सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो आप क्या करेंगे? ठीक है ही, मतलब 3 में से 2 स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, फिर क्या करेंगे आप? तो वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल और जो चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो earlier an organ recipient could register for a prospective transplant only in domicile state, ये हम देख चुके हैं।
ओके देखिए यहाँ पे एक केस लिखा है कि गुजरात में क्या था, गुजरात में मैंडेटरी बनाया हुआ था कि रजिस्टर्ड पेशेंट्स जो हैं वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आए, तभी आपको ट्रांसप्लांट होगा। गुजरात के हैं तो फिर आपको हो जाएगा ट्रांसप्लांट आप में, वरना नहीं हो पाएगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसको बोला ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट की लाइन में द इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने डिसाइड किया है दैट वी विल डू अवे विद दिस डोमिसाइल पॉलिसी एंड ऑल स्टेट्स हैव बीन इंटीमेटेड अबाउट द डिसीजन। All right, a patient, irrespective of domicile status, can register in any other state for a transplant. The patient will be allotted, वही patient को allot किया जाएगा एक unique ID by noto जब वो रजिस्टर करेंगे खुद को, और फिर इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ जो पेशेंट है वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स चेंज करे डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। तो वो यूनिक आईडी वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नो रजिस्ट्रेशन फी, तो वही चीज़ क्योंकि कहीं जैसे केरला, महाराष्ट्र, उसमें वो फीस चार्ज करते थे 5,000 10,000 अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को एज अ पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के रूप में। तो ये चीज़ अब बोल दी गई है कि कोई फीस नहीं होगी। वन नेशन वन पॉलिसी, ओके, फॉर ऑर्गन डोनेशन, ये चीज़ फाइनली ये आंसर में आप लिखेंगे, वन नेशन वन पॉलिसी फॉर ऑर्गन डोनेशन। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ चैप्टर अगैन। कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे, क्योंकि असल जो है चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो छोटे माइंड से है ना, जो जिन्हें कैसे भी आप ढाल सकते हैं, जो समझाएंगे वो समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओके दिस इज गुड। तो वही चीज़ कि अब स्कूल करिकुलम में एक चैप्टर इंक्लूड किया जा रहा है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो ऑफ कोर्स जो ट्रांसप्लांट्स हैं दे हैव गॉन अप, लेकिन वही चीज़ है डिसीज से एक जो इंसान मरने के बाद कितने ऑर्गन्स डोनेट करके जा सकते हैं, वही तो ज़्यादा होने चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे, लिविंग डोनर से बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अगर देखा जाए तो खैर ये बहुत कंपैशन वाली बात है कि लिविंग डोनर से बढ़ रहे हैं, बट स्टिल ओके। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अब देखिए इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टुडे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू वेलकम द फर्स्ट बैच ऑफ 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका दिस वीकेंड। तो हम जैसे कि हमने एक बार इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका के साथ हमने एक अग्रीमेंट साइन की है कि वो हर साल हमें 10 से 12 चीताज भारत में सेंड करेंगे, ठीक है, अगले 10 साल तक, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 चीताज आ जाएंगे। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास सस्टेनेबल सेल्फ परपेचुएटिंग पॉपुलेशन हो, मेन हो, वुमेन हो, फीमेल हो, राइट, और मेल हो, ताकि वी हैव अ प्रोजेनी और इंडिया खुद में सेल्फ परपेचुएटिंग बन जाए इस चीज़ में, ओके। तो वही चीज़ अब नामीबिया का तो आपको पता है, नामीबिया से बिग कैट्स आई थी, 8 ऑफ दीज बिग कैट्स वर फेरीड, ओके, फ्रॉम नामीबिया का आपको पता है। तो फाइनली अब हम ये देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी आएगी। द चीताज 5 ऑफ देम फीमेल हैव टेकन ऑफ। अब देखिए इसमें से 5 फीमेल हैं, दे हैव टेकन ऑफ जोहान्सबर्ग अबॉर्ड एंड इंडियन एयरफोर्स, तो C-17 में आ रहे हैं एयरक्राफ्ट में। कूनोपालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, उसमें उन्हें ले जाया जाएगा। जैसे नामीबिया से आए चीताज के साथ हुआ था, इनको भी पहले कुछ महीनों तक एनक्लोजर्स में रखा जाएगा। फिर ये एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू कांट एक ही बारी में आप लेके आए और उन्होंने वाइल्ड में छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे ग्रेजुअली, ओके। तो फिर उसके बाद छोटे एनक्लोजर, फिर बड़े एनक्लोजर, ठीक है, वैसे। तो अभी भी जितने नामीबिया से आए थे दे आर डूइंग वेल, वो यहाँ पे अपना प्रे भी करने लगे हैं, ठीक है। India's foreign policy seeks more fairness. Jaishankar. India's foreign policy aims to uphold greater fairness and justice. External Affairs Minister S. Jaishankar said on Thursday, adding that India was looking for partners to transform the world. हम transform करना चाहते हैं, हमारे साथ कौन है आप बताइए? Who believes in democracy, who believes in justice, who believes in fairness. Come on with us, we will transform the entire world. We don't believe in discrimination like the West does. Mr. Jaishankar was addressing a community gathering in the Fijian capital of Suva. आपको फिजी की कैपिटल पता होनी चाहिए क्योंकि हिंदी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, फिजी की कैपिटल सुबह है, ठीक है। और आपको पता है कि फिजी के साथ हम किस तरह का वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, क्यों, क्योंकि इंडेंचर्ड लेबर्स गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा वहाँ पे, हमारे लोग लेके गए थे ना वहाँ पे। तो वो आज भी वेरी प्राउड ऑफ देयर इंडियन हेरिटेज। सो यू मस्ट नो कि सुबह तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में कैपिटल्स पूछी जाती हैं या सिटीज़ पूछी जाती हैं इन द न्यूज़। सो दिस इज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस जैसा कि हमने देखा था नागपुर में हुई थी, को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड फिजी। ही आल्सो मेट फिजियन प्राइम मिनिस्टर
okay, and was welcomed into a session of the Fijian parliament. What for me has changed in the foreign policy is today, foreign policy is beginning to reflect a lot of the deep socio-economic concerns we have in India. Just like we are transforming the world within the country, we want to also transform the world. हमने अपने देश की दुनिया बदल दी, वैसे हम दुनिया को भी बदलना चाहते हैं. We know that it's not something any country can do alone, so we want your support. Okay, और साथ ही में यहाँ पे इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था तो उसको भी हाईलाइट किया गया है. अब देखिए हम थोड़ा इकोनॉमी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. गवर्नमेंट लाइकली टू प्लेस reverse charging of GST on scrap before GST council. As far as I remember, I think मैंने आपको बताया हुआ है कि रिवर्स चार्जिंग ऑफ जीएसटी क्या होता है. पर फिर भी अब देखिए यहाँ पे बस अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिए. जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका डायरेक्ट बर्डन जिसकी इनकम है उस पर पड़ेगा. ठीक है, आपकी इनकम आम टैक्स इनकम टैक्स भरेंगे. ठीक है, लेकिन जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि भरेंगे आप. ठीक है, सप्लायर हो आप भरोगे. आप मैकडी के ओनर हो, बर्गर्स आप बेच रहे हो कंज्यूमर को, भरोगे आप. लेकिन किससे? कंज्यूमर से लेके. क्यों? तो इनडायरेक्ट बर्डन फॉल हुआ ना आप पे. आपने तो बस कलेक्ट करना और सरकार को देना है. क्योंकि जो कंज्यूमर है वो लुफ्त उठा रहा है ना बर्गर का, तो बस उनसे लेंगे. तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन अब मैंने बताया जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है. अब ये इनडायरेक्ट टैक्स का ये सिंपल फंडा है जो मैंने अभी आपको बताया. लेकिन अब इस फंडे को रिवर्स कीजिए. रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि अब सप्लायर पे वो ना पड़ के, सप्लायर ना भर के, अगर डायरेक्टली हम कंज्यूमर को भरवा दें, कंज्यूमर से भरवा दें जीएसटी, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है. ठीक है, तो टिपिकली यू नो दैट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेज द टैक्स ऑन सप्लाई. But under the reverse charge mechanism, the recipient of goods or services becomes liable to pay the tax. और फिर जो टैक्स भर रहा है फिर उसको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो नहीं मिलेगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस ऑल्सो. ये सब कुछ आप जानते हैं. और आप ये भी जानते हैं कि अभी आई थिंक जो स्टील स्क्रैप है उस पर 18% का जीएसटी है ना. तो ये वैसे खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर स्टिल क्योंकि ये तो कभी भी बदल सकता है. क्या पता आपके प्रीलिम्स में आज क्वेश्चन आए कि कितने कितने कमोडिटीज़ पे या गुड्स एंड सर्विसेज पे 18% टैक्स, और फिर एक महीने बाद, अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट 1 साल बाद आता है, तो फिर क्या होगा? जो चेंज हो जाए तो. ठीक है, तो क्या सेंटर यहाँ पे कह रही है दैट वी विल कंसिडर एंड देन प्लेस. इंडस्ट्री की जो डिमांड है कि जीएसटी का जो लिवाए है वो बेसिकली स्क्रैप मेटल का वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आना चाहिए. इन व्यू ऑफ द ऑपरेशनल डिफिकल्टीज एंड लीगल डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंस बाय इनफॉर्मल सेक्टर स्क्रैप डीलर्स हु ऑफन फेल टू डिपॉजिट. अब मतलब मैन्युफैक्चरर्स पे आएगा. ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या हुआ? इनफॉर्मल सेक्टर स्क्रैप डीलर्स हु ऑफन फेल टू डिपॉजिट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स. तो वही चीज़, ये बायर से ले तो लेते थे जो स्क्रैप डीलर्स होते थे. ठीक है, वो स्क्रैप डीलर्स बायर से ले तो लेते थे जीएसटी, लेकिन वो सबमिट नहीं करते थे सरकार को. काफ़ी फ्रॉडुलेंट केसेस ऐसे आए हैं. तो अब स्क्रैप डीलर को हटाओ, इनसे लेना ही नहीं, डायरेक्टली जब बायर से ही लेना है ना जीएसटी, तो फिर बायर कर देगा सबमिट, और फिर उनको जो जीएसटी रिफंड्स ड्यूज जो भी मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, a reverse charge mechanism enables buyers to directly pay the GST dues for their inputs instead of depending on sellers to remit the taxes and then avail tax credits. ठीक है, वही चीज tax credits आपको फिर directly मिलेंगे. Okay, let's just discuss what is written here. After Raisi's China trip, Xi to visit Iran. देखिए कुछ भी नहीं है. अभी हमने देखा कि शी जिनपिंग के पास यानी कि चाइना में इब्राहिम रईसी आए थे. ओके, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं. फिर उसके बाद अब साथ में उन्होंने फिर इनवाइट कर दिया मिस्टर शी को कि आप भी आइए कभी ईरान, कि हमें भी सेवा का मौका दीजिए. तो फिर मिस्टर शी कहते हैं अरे आई ग्लैडली एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन. तो बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम क्यों डिस्कस करें. इतनी छोटा सा न्यूज़ हमें क्यों देखने का, इसका क्या मकसद है? ये इसीलिए मकसद है क्योंकि इंडिया और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है. वी हैव लाइक सिविलाइजेशनल एंड ट्रेडिशनल रिलेशंस विद ईरान. यू नो दैट राइट? पर्शिया, ईरान, ये सब कुछ आप जानते हैं, है ना. तो और साथ ही में अभी इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ये सब भी हम फॉलो करते हैं. हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है
और ये तो खैर यूएस का काफ़ी ज़्यादा हम पे प्रेशर था, तो हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, पर हम उनसे ऑयल भी काफ़ी इंपोर्ट किया करते थे। ईरान के साथ हम छाबार पोर्ट बना रहे हैं। वी वांट ईरान, वी वांट देयर फ्रेंडशिप, दे वांट अस। और साथ ही में हम पूरा वेस्ट की तरफ टिल्ट नहीं होना चाहते। वी वांट ईरान, वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद रशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस ग्लोब। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि ईरान, इंडिया, चाइना, जहाँ भी इंडिया का रिश्ता है वहाँ पे एक चाइना एंगल है ही है। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि चाइना और ईरान ने 25 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया, ऑल्दो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर $400 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने ईरान में बेसिकली, जिसके बदले में ईरान को बस ऑयल देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डील है जब पूरे संसार ने एक देश का साथ छोड़ दिया जो ईरान है। इजराइल उनके खिलाफ है, पूरा वेस्ट एशिया ईरान के खिलाफ है, देन यूएसए ऑफ कोर्स इज अगेंस्ट ईरान, एवरीबडी इज अगेंस्ट ईरान, बट देन यू फाइंड योर फ्रेंड इन चाइना, ऑल्दो वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और बहुत कुछ ये करते हैं, पर वही अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड, राइट। तो वही चीज़, तो फ्रेंड इन नीड बने वो, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये चाइना वाला फैक्टर आई होप आपको समझ आ गया। लेकिन अब इंडिया के साथ दिक्कत हो गई है ईरान की, कुछ स्नब्ड ऑन वीडियो ईरान एफएम स्क्रैप्स विजिट। तो हम देखेंगे यहाँ क्या हुआ है। ईरान हमारी किसी बात से थोड़ा अपसेट हो गया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत आना था अगले महीने और उन्होंने उस विजिट को कैंसिल कर दिया। आई थिंक दिस इज एन इवेंट, दिस इज एक्चुअली एन इवेंट, इट शुडंट हैव हैपेंड। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऑफ कोर्स हम देखते हैं। अब आप इसमें कंप्लीटली डिप्लोमेटिकली सोचिएगा, ठीक है। अ ब्लिंकन मिस 2-second shot of Iranian women cutting their hair in protest, juxtaposed with an image of Iranian President Ibrahim Raisi, has upset Tehran. तो देखिए क्या हुआ है कि हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाई रसीना डायलॉग की। रसीना डायलॉग के बारे में अभी हम देखेंगे। रसीना डायलॉग के लिए हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाई क्योंकि उसका 2023 एडिशन होना है इवेंट का, ठीक है। तो इसमें 2 सेकंड के लिए क्या हुआ कि एक ऐसी क्लिप आई जिसमें यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में अपने बाल काट रही थी लड़कियां, और यहाँ पे बेसिकली इब्राहिम रईसी है। तो ये दिस ऑफ कोर्स अपसेट ईरान, उनको अपसेट कर दिया इस चीज़ ने, और इसीलिए उन्होंने बोला कि वी शोर्ट ऑफ डोंट लाइक इट एंड वी आर नॉट गोइंग टू कम। तो ये इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर was due to travel to India for the Rasina dialogue। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आने वाले थे रसीना डायलॉग के लिए, जो मार्च 3 और 4 को होना है। अब रसीना डायलॉग आप जानते हैं क्या है, एक फ्लैगशिप थिंक टैंक है, फ्लैगशिप थिंक टैंक इवेंट है ऑर्गेनाइज्ड बाय ORF, Observer Research Foundation। Fantastic articles, they write fantastic articles on their पोर्टल ऑन देयर वेबसाइट। ओके, तो ये बेसिकली जो रसीना डायलॉग है ये ORF मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके उनके साथ पार्टनरशिप में कंडक्ट करवाता है हर साल। रसीना डायलॉग 2016 से कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आपको 2016 का टाइम लाइन यहाँ पे पता होनी चाहिए। और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, मतलब यहाँ न्यू दिल्ली में होता है, और साथ ही में ये कुछ जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस आई थिंक इससे ज़्यादा तो क्या ही कि हाँ, एक और चीज़ जो अगर आपके प्रीलिम्स में बाई चांस आ जाए, ऑल्दो वी नेवर नो, तो उसमें अगर लिखा हुआ है कि इसमें जो क्रॉस सेक्टोरल और मल्टी स्टेक होल्डर और इस तरह की जो यहाँ पे बातें होती हैं वो जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स पे भी होती हैं। दैट इज़ ट्रू। आप जियो इकोनॉमिक्स पढ़ के इसको गलत मत मार्क कराना, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा, दिस एंगर द ईरानियन एम्बेसी, नथिंग मच, बस यही चीज़ यहाँ पे बार बार लिखी हुई है और तो कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म है ये जो आर्टिकल है, पर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कंटिन्यू एटलीस्ट अंटिल योर प्रीलिम्स, तो आपके लिए फॉलो होगा, ठीक है। फैक्टर्स बिहाइंड मॉडरेटिंग कैड, हाउ इट विल इम्पैक्ट मार्केट्स। देखिए कैड ये सब वगैरह कैसे 3 सक्सेसिव शॉक्स आए 2020 से 2022 में, इसको बहुत डिटेल में, और कैसे इंडिया की इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाई इसके खिलाफ, ये सब कुछ हमने जो पार्ट 1 अपलोड हुआ है उसमें डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लॉजिकली। तो ऑफ कोर्स यू कैन give it a watch। While data released by the government on Wednesday shows that India's export, तो देखिए सरकार का एक डेटा आया है वेंसडे को जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है
वो डिक्लाइन हुआ है 6.59% से, और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं 3.63% से। लेकिन ऑफकोर्स इंपोर्ट्स कम डिक्लाइन हुआ, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा डिक्लाइन हुए, तो भारत को बड़ी बकवास सिचुएशन में होना चाहिए। जनवरी का डेटा है ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये इंडिकेशन हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे को ये संभावना लगती है कि जो हमारा कैड है वो मॉडरेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, अभी डेफिसिट से स्टेबलाइज होते दिखेगा, सरप्लस होगा कि नहीं पर कम होता दिखेगा। ओके, डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, तो मॉडरेशन इन कैड। अब क्यों, आपके प्रीलिम्स में क्या आएगा, ठीक है, कि वी आर एक्सपेक्टिंग मॉडरेशन इन कैड, वी हैव सीन मॉडरेशन इन कैड, क्योंकि तब तक अगर बाई चांस हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट, ये पूछा जाता है। आप उठा के देखिए 2020, 2021, 2022 के जो क्वेश्चन पेपर, स्पेशली 2020-21 के, उसमें पूछा गया है कि हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में राइज देखा, उसमें कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो पूरे साल का आपने न्यूज़पेपर, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं विजन आईएएस के मैगजीन में, ये तो बेसिक जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे आप करके आते हैं, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस, फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस से क्या होगा, जब बाहर की कमोडिटीज का प्राइस अब कम हो गया है ना, क्योंकि बाहर डिमांड कम है ना, बाहर डिमांड कम है तो डिमांड को फिर उसको बेचना तो है ही जो आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे चलिए सस्ते में बेच देते हैं, तो फिर वो सस्ता हमें भी तो मिलेगा और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस नंबर 1। नंबर 2, राइजिंग वर्कर्स रेमिटेंसेस, आप देखा है भारत में $100 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंस आया है, तो रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस सेकंड फैक्टर है जो हमारे कैड को स्टेबलाइज करने में। कैड क्या होता है, देखिए करंट का मतलब ये है रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, जो एक साल से कम का शॉर्ट टर्म। ओके, जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है वो लॉन्ग टर्म अकाउंट डेफिसिट होता है, एसेट्स, एफपीआई, एफडीआई, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर राइजिंग वर्कर्स रेमिटेंसेस, ये ऑफकोर्स सब कुछ न्यूज में आया है। तीसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट तो हम, आप आंख बंद करके ऑप्शन आए ना तो उसे मार्क करके आइए सही, क्यों, क्योंकि हम इतने सालों से सर्विसेज एक्सपोर्ट में ही हैं, हम आईटी एक्सपोर्ट्स करते हैं। ओके, पर ऑल्दो अभी क्या है ना कि हम वो देख रहे हैं ले ऑफ, जॉब्स ले ऑफ देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है। पर सर्विसेज एक्सपोर्ट, तो ये 3-4 फैक्टर्स। एंड अबेटमेंट ऑफ सेलिंग प्रेशर बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, चौथा पॉइंट है कि अब हम देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआई, जो यहाँ से फटाफट से अपना आउटफ्लो करके गए, क्योंकि क्या किया था यूएस की फेडरल रिजर्व ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के दो मतलब होते हैं, एक तो कि लोन महंगे हो गए, दूसरा जो आप डिपॉजिट वहां पे कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो लोन लेने वालों के लिए बुरी बात, डिपॉजिट करने वालों के लिए, इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छी बात, ठीक है। तो वो चीज़ क्योंकि फिर वहाँ पे इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो यहाँ से इंडिया में जितना था वो छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो सेलिंग प्रेशर है, इट वुड ऑल्सो कम डाउन। ओके, क्योंकि भारत में भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, रेपो रेट बढ़ रहा है, सिंपल, अगेन बेसिक जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, और साथ ही में फिर इस सब से क्या होगा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही में जो करेंसी पे प्रेशर है, इट वुड कम डाउन, करेंसी वुड स्टॉप डेप्रिशिएटिंग फर्दर। ओके, बिकॉज नाउ पीपल वुड नॉट लीव इंडिया से एफपीआईज, है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो उससे क्या होगा कि यूएस डॉलर कम नहीं होगा भारत में। अभी क्या होगी, यूएस डॉलर कम हो गया, रुपी हो गई, तो करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रुपी के कंपैरिजन में फॉरेक्स भी ज़्यादा रहेगा, तो करेंसी वुडंट डेप्रिशिएट फर्दर। तो अगर आपको ये एक और स्टेटमेंट आया कि कैड के मॉडरेशन की वजह से currency won't depreciate further, that's true. What is the significance of CAD? When the value of goods and services that a country imports exceeds the value of the products, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही, ठीक है। तो देर इज नथिंग हियर जो मैं आपको समझाऊं। ओके, Russia's monstrous bureaucracy is impeding यूक्रेन वॉर, वैगनर चीफ। तो यहाँ पे आप जानते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन में जो वॉर हो रही है उसमें सिर्फ मॉस्को की जो असल मिलिट्री है सरकारी, सिर्फ वही नहीं लड़ रहे, सरकारी इन द सेंस तो उनकी कंट्री की मिलिट्री, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है वैगनर, वो भी अपनी मिलिट्री वहाँ पे लेके लड़ रहे हैं अपनी, जो मतलब ऑफ कोर्स दे गेट पेड फॉर व्हाट दे डू एंड दे वुड गेट क्लाइंट्स आफ्टर
दे सॉर्ट ऑफ वो अच्छा दिखाते हैं परफॉर्मेंस अपना यहाँ पे, सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये जो वैगनर ग्रुप है, इनका कहना है हम मतलब ये जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है मॉस्को की, रशिया की, वो बहुत बेकार है, उनकी वजह से सब कुछ डिले हो रहा है। मतलब आप क्या चाहते हो कि हम बाखमुट अभी तक तो हमें कर लेना चाहिए था इन्वेड, और लेकिन अभी तक हम मार्च अप्रैल में होगा घरीनी का ये जो इतने डीले कर रहे हैं, ये इनको यही नहीं पता कि अप्रूवल टाइम टू टाइम देना है और क्विकली होना चाहिए। द हेड ऑफ रशिया's mercenary outfit Wagner said it could take months to capture the embattled Ukraine city of Bakhmut and slammed Moscow's monstrous bureaucracy for slowing military gains. Russia has been trying to encircle the battered industrial city and wrest it ahead of February 24, the first anniversary of what it terms as the special military operation. I think it's going to be March or in April. टू टेक बाखमुट यू हैव टू कट। अब देखिए, अगर आपको बाखमुट सच में चाहिए है ना, आप इतनी डिटरमाइंड है अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले सप्लाई रूट्स कट करने होते हैं, उसको उस चैनल को ब्रेक डाउन करना होता है। इट्स अ सिग्निफिकेंट टास्क। तो और वो इतना जल्दी नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और साथ में उन्होंने बोला कि न्यू ईयर से पहले पहले तो हम ये कर लेते हैं, अगर ये घटिया सी इनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ऐसी नहीं होती, तो इन्होंने ये कहने की कोशिश की है। ओके, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, नथिंग मच हियर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारे आर्टिकल्स। ओके, Modi opens Adi Mahotsav, says world has a lot to learn from tribals or tribes। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को इनॉग्रेट किया है ट्राइफिड्स आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। और उन्होंने कहा है कि जब डाइवर्स ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया दे कम टुगेदर एट सच एन इवेंट, बिकॉज वो क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं साथ आके। इनॉग्रेटिंग द नियरली 2 week long showcase and exhibition of tribal artifacts, handicrafts, handlooms and other products at the major Dhyanchand National Stadium, the Prime Minister first paid floral tributes to a statue of tribal freedom fighter Birsa Munda. Okay, before taking a walk through the stalls set up by over 1,000 tribal artisans and craftspeople from across the country। तो वही सारी चीज़ें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास, which is reaching every citizen of far-flung areas of the country। Okay, this is the sound of the confluence of Adi and Adunikta, यानी कि आदि और आधुनिकता, यानी कि modernity and tradition, that of course both of them should go together। This is how you write good answers, you make them beautiful, especially as far as GS4 is concerned। I think there's nothing in this. Okay, no, there is one article। So today's video was very crisp। Himachal government to adopt children of the state। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखिए क्या है ना, कि आपको ये GS4, आपके एसेज, आपके GS1, इस तरह के केसेस में, या फिर आपके GS3 में भी, क्योंकि जो PWD कैंडिडेट्स के लिए आया था जैसे इस बारी, तो इस तरह के मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम, तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में लाएगी। ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, अभी हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। यू शुड बी मेंशनिंग दिस स्कीम, इट्स अ गुड स्कीम। ऑर्फन्स एंड दोज स्टेइंग विद देयर, जो ऑर्फन्स हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं बच्चों के, और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो डेस्टिट्यूट विमेन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दे हैव बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द स्कीम। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट मतलब state is the father, the state is the mother, they will take care of you, do not worry। Okay, you are adopted by the state government, children of the state। Okay, the most needy are actually the children of the state। Thank you so much, please like the video।